वेलकम टू केमिस्ट्री चैनल। मैं कमलेश कुमार। चैप्टर 3 वैद्युत रसायन में आगे के श्रृंखला में यहाँ वैद्युत अपघटन सेल के बारे में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो देखिए, वैद्युत अपघटनी सेल तथा वैद्युत अपघटन गलित अवस्था में वैद्युत अपघट्य या उसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका अपघटन हो जाता है। यह एक अस्वतः रेडॉक्स प्रक्रिया है। जो क्रिया होती है वो स्वतः नहीं होती है, इसलिए इसको अस्वतः रेडॉक्स प्रक्रिया कहा जाता है। इस प्रक्रिया को वैद्युत अपघटन कहते हैं। अतः वैद्युत अपघटन वह प्रक्रम है जिसमें किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन या उसकी गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करके अस्वतः रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराया जाता है। वास्तव में इस प्रक्रिया में विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यह प्रक्रिया जिस सेल में संपन्न कराई जाती है उसे वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। यहाँ पर एक सामान्य वैद्युत अपघटनी सेल दिखाया गया है। वैद्युत अपघटनी सेल, इस सेल में एक पात्र है। इस पात्र को हम वैद्युत अपघटनी पात्र कहते हैं, जिसमें वैद्युत अपघट्य का विलयन भरा जाता है। और इस विलयन में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। एक इलेक्ट्रोड को एनोड, जिस पर पॉजिटिव आवेश होता है, दूसरे इलेक्ट्रोड को कैथोड, जिस पर नेगेटिव आवेश होता है, कहते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है। इस बैटरी के सहायता से इसके अंदर वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर वैद्युत अपघट्य का विलयन ये अपने आयनों में टूट जाता है, यानी कि धन आयन में और ऋण आयन में। तो जो धन आयन होते हैं वैद्युत अपघट्य के, वो कैथोड तरफ जाते हैं, और जो ऋण आयन होते हैं वो एनोड तरफ जाते हैं। यानी कि विपरीत ध्रुवों के बीच इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। तो जब वैद्युत अपघटन सेल होता है, सेल में किसी कुचालक पदार्थ जैसे कांच, बेकेलाइट आदि के पात्र में वैद्युत अपघट्य का जलीय विलयन या गलित वैद्युत अपघट्य भरा जाता है। इसमें ग्रेफाइट या किसी अन्य धातु के 2 छड़ें लटकी रहती हैं जो इलेक्ट्रोड का कार्य करती हैं। इन छड़ों को एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है। बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से जुड़ी छड़ एनोड का तथा ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ी छड़ कैथोड का कार्य करती है। उसका वैद्युत अपघटन की क्रियाविधि को हम इस प्रकार समझा सकते हैं। वैद्युत अपघटन सिद्धांत के अनुसार किसी भी वैद्युत अपघट्य के विलयन में उसके आयन उपासित होते हैं। विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धन आयन ऋण इलेक्ट्रोड यानी कैथोड की ओर तथा ऋण आयन धन इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड की ओर चलते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि आयन विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर चलते हैं। ये आयन इलेक्ट्रोड पर पहुंचकर विद्युत विसर्जन कर देते हैं। विद्युत विसर्जन के बाद या तो ये निक्षेपित हो जाते हैं या इनमें द्वितीयक परिवर्तन होते हैं। परिणामतः अन्य पदार्थ बनते हैं। अतः वैद्युत अपघटन की अपक्रिया में विद्युत धारा आयन उत्पन्न करने में व्यय नहीं होती है। यह केवल आयनों को विपरीत इलेक्ट्रोडों पर
ले जाने में भी सहायक होती है। वैद्युत अपघटन की अपक्रिया को समझाने के लिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन का वैद्युत अपघटन। जब वैद्युत अपघटन कराया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यानी उसके जलीय विलयन का, तो कैथोड पर हाइड्रोजन आयन प्राप्त होते हैं और एनोड पर क्लोराइड आयन प्राप्त होते हैं। अब विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड पर क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर, यानी इसमें ऑक्सीकरण क्रिया होती है, एनोड पर ये क्लोरीन में परिवर्तित हो जाता है और कैथोड पर हाइड्रोजन आयन इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित हो जाता है, यानी यहाँ पर अपचयन की क्रिया होती है। उदासीन परमाणु परस्पर संयोग करके हाइड्रोजन तथा क्लोरीन के अणु बनाते हैं। ये अणु अपने अपने इलेक्ट्रोड पर गैस के रूप में बाहर निकल जाते हैं, यानी H+S=H2 हाइड्रोजन कैथोड प्राप्त होता है और जो क्लोरीन है Cl+Cl यानी Cl2 ये एनोड प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब ये है कि वह क्रिया जिसमें आयन विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड पर पहुंचकर विद्युत उदासीन हो जाते हैं, मूल या प्राथमिक अपक्रिया कहलाती है। यदि अपक्रिया से प्राप्त परमाणु आपस में संयोग करके अन्य पदार्थ बनाते हैं जो संबंधित इलेक्ट्रोड पर मुक्त होते हैं, तो इस अपक्रिया को द्वितीयक या गौण अपक्रिया कहा जाता है। यहाँ पर H2 तथा Cl2 अणुओं का बनना द्वितीयक अपक्रिया है, यानी कि अगर H बना है यहाँ पर H तो यह प्राथमिक अपक्रिया है, Cl बना है तो प्राथमिक अपक्रिया है या मूल अपक्रिया है। अगर यही दोनों परमाणु मिलकर के H2 या Cl2 बनाते हैं, यह द्वितीयक अपक्रिया कहलाती है। उसके बाद वैद्युत अपघटन के उपयोग, यानी कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है वैद्युत अपघटन का। तो वैद्युत अपघटन के विभिन्न अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं। पहला, जल के वैद्युत अपघटन से हाइड्रोजन गैस का निर्माण करना, यानी कि जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके वैद्युत अपघटन से हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। दूसरा, कम क्रियाशील धातुओं जैसे सिल्वर, कॉपर, लेड आदि का शोधन करना। तीसरा, अधिक क्रियाशील धातुओं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि, इनको हम क्षार धातु कहते हैं। मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम आदि, इनको हम क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, का उनके गलित लवण से निष्कर्षण करना। चौथा उपयोग है भारित जल के निर्माण में। भारित जल का स्रोत D2O होता है, तो वैद्युत अपघटन के द्वारा हम भारित जल का निर्माण कर सकते हैं। पांचवा, विद्युत लेपन में। अब देखिए विद्युत लेपन क्या होता है। अब विद्युत लेपन किसे कहते हैं? वैद्युत अपघटन द्वारा एक धातु पर दूसरे धातु की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया विद्युत लेपन कहलाती है। यह विधि वैद्युत अपघटन द्वारा साधारणतः सक्रिय धातुओं पर कम सक्रिय धातुओं का विद्युत लेपन करने में प्रयोग की जाती है। इस विधि से कॉपर, लोहा आदि धातुओं पर गोल्ड, चांदी, क्रोमियम तथा निकेल आदि की पतली परत चढ़ा दी जाती है, जिससे वे संक्षारित यानी कि नष्ट होने से बच जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, लोहे को संक्षारण से बचाने के लिए जिंक धातु का लेपन किया जाता है। इस क्रिया को गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। इसी प्रकार लोहे की चादर पर टिन का लेपन किया जाता है। यह क्रिया टिनिंग कहलाती है। जब टिन का लेपन किया जाता है चादर पर तो उसको हम टिनिंग बोलते हैं।
इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल है, सोने की लेपन विधि में आरिक क्लोराइड यानी AuCl3 तथा सोडियम साइनाइड NaCN के विलयनों का मिश्रण वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है। एनोड के रूप में शुद्ध सोना लिया जाता है। तीसरा एग्जाम्पल है, चांदी का लेपन करने के लिए सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 तथा सोडियम साइनाइड यानी NaCN का जलीय विलयन लिया जाता है। यह विलयन वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है। जिस छड़ पर लेपन करना होता है उसे कैथोड तथा शुद्ध चांदी की छड़ को एनोड बनाकर उसे लवण के विलयन में लटका दिया जाता है। अब विद्युत प्रवाहित करने पर सिल्वर आयन कैथोड पर जाकर अपचयित हो जाता है, यानी कि एनोड पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते यानी आशीकरण क्रिया होती है और सिल्वर धातु सिल्वर आयन में बदल जाती है। इसी प्रकार से कैथोड पर सिल्वर आयन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके सिल्वर धातु में बदल देता है। नेक्स्ट है फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम। माइकल फैराडे ने जो है सन 1834 ईस्वी में वैद्युत अपघटन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तथा इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा के बीच मात्रात्मक संबंध स्थापित किया, जिन्हें फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम कहते हैं। फैराडे ने इनसे संबंधित अपने परीक्षणों के आधार पर निम्नलिखित 2 नियम प्रतिपादित किए। नंबर 1, फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे का प्रथम नियम यह है कि वैद्युत अपघटन में कैथोड जो वैद्युत अपघटन क्रिया होती है उस अवस्था में कैथोड तथा एनोड पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है। यानी कि वैद्युत अपघटन में कैथोड तथा एनोड पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाले विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है। माना कि Q विद्युत की मात्रा विलयन में से प्रवाहित करने पर किसी इलेक्ट्रोड पर W ग्राम पदार्थ मुक्त होता है, तो W प्रोपोर्शनल Q, ये W क्या है यहाँ पर, W ये वैद्युत अपघट्य है की मात्रा है या पदार्थ की मात्रा है, और Q जो प्रवाहित उद्धारक है उसकी मात्रा है, यानी W प्रोपोर्शनल Q या W प्रोपोर्शनल ZQ, जहाँ Z एक स्थिरांक है जो पदार्थ का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। इसका मान तत्व के तुल्यांकी भार व फैराडे के अनुपात के बराबर होता है। तो समीकरण 1 यहाँ जो दिया गया समीकरण 1 W बराबर ZQ, इस समीकरण में यदि Q का मान 1 कूलम हो तो W बराबर Z। समीकरण नंबर 2 यानी कह सकते हैं कि वैद्युत रासायनिक तुल्यांक पदार्थ के इलेक्ट्रोड पर एकत्रित ग्रामों में वह मात्रा है जो विलयन में 1 कूलम विद्युत की मात्रा प्रवाहित करने पर मुक्त होती है। हम जानते हैं कि Q बराबर IT, Q जो है विद्युत की मात्रा कूलम में है, I विद्युत धारा की सामर्थ्य एम्पियर में है, तथा T वैद्युत धारा को प्रवाहित करने में लगा समय यानी कि सेकंड में। तो समीकरण 3 से Q का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 3 है Q बराबर IT, तो ये जो Q का मान है
इस क्यू के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे, यानी यहाँ पर समीकरण नंबर 1 यहाँ क्यू का मान रखेंगे। हो जाएगा W बराबर ZIT, यहाँ Z है तो क्यू का मान रखेंगे IT, तो यहाँ हो जाएगा W बराबर ZIT। यदि I बराबर 1 एम्पियर तथा T बराबर 1 सेकेंड, तब W बराबर Z, ये समीकरण नंबर 4, यानी समीकरण 4 को हम कह सकते हैं कि अतः किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में 1 एम्पीयर विद्युत धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर, मान यहाँ पर हमने माना था T का मान 1 और I का मान 1, तो वही है कि 1 एम्पीयर की विद्युत धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर पदार्थ की मुक्त हुई ग्राम्य मात्रा उस पदार्थ का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। इसके बाद फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न वैद्युत अपघट्यों के विलयन में से समान समय में प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं उन पदार्थों के रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती हैं, अर्थात W प्रोपोर्शनल E। अतः पहले वैद्युत अपघट्य के लिए W1 प्रोपोर्शनल E1 इसी के आधार पर, तथा दूसरे वैद्युत अपघट्य के लिए W2 प्रोपोर्शनल E2, इसलिए W1 अपान W2 बराबर E1 अपान E2। इस समीकरण नंबर 1, यहाँ हम जो स्थिरांक लगाएंगे समानुपात हटाने के लिए, दोनों से कट जाएगा, हट जाएगा, तो हो जाएगा W अपान W1 बटे W2 बराबर E1 अपान E2, समीकरण नंबर 1। जब समान विद्युत धारा समान समय तक दो भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्य में प्रवाहित की जाती है, तो W1 बराबर Z1 IT तथा W2 बराबर Z2 IT, जहाँ Z1 तथा Z2 दोनों पदार्थों के वैद्युत रासायनिक तुल्यांक हैं। तो यहाँ पर समीकरण 1 जो W1 में हम W2 से भाग कर देंगे, तो हो जाएगा W1 बटे W2, W1 का मान Z1 गुणे IT गुणे T और W2 का मान Z2 गुणे T, तो T अब यहाँ कट जाएगा, तो आ जाएगा W1 बटे W2 बराबर Z1 बटे Z2, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से W1 बटे W2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ समीकरण 1 है, इसमें से हम W1 और W2 का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो मान रखने पर हो जाएगा E1 बटा E2 बराबर Z1 बटा Z2, या Z प्रोपोर्शनली आता है किसी पदार्थ का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक उसके रासायनिक तुल्यांक या तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। यह फैराडे का द्वितीय नियम। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे पुनः रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।